हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लीगल टॉक्स। और आज की यह वीडियो है एचएसएससी के 4858 उन क्लर्क्स के लिए जो कि 2019 में जिनकी भर्ती हुई और 2022 में रिवाइज रिजल्ट के अंदर जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए। तो रिवाइज रिजल्ट के बाद की अगर सिचुएशन की बात करें तो ये जो टोटल स्ट्रेंथ है ये 4858 से बढ़कर इसके अंदर 700 750 कैंडिडेट्स और ऐड हुए हैं, जो कि रिवाइज रिजल्ट के अंदर जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई, लेकिन हाई कोर्ट में जो पेटिशन के अंदर उनको स्टे हुआ उनकी रिलीविंग के ऊपर, उसके बाद वो कंटिन्यूसली रिवाइज रिजल्ट के बावजूद भी अपनी पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं एज अ क्लर्क। सो फ्रेंड्स, एचएसएससी ने, आप सभी जानते हैं, आप सभी इससे इफ़ेक्टेड हैं। 2019 के अंदर एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 जो है वो इशू हुई थी 4858 क्लर्क्स के रिक्रूटमेंट के लिए, और एचएसएससी को इसकी जिम्मेवारी दी गई थी। एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, रिज़ल्ट आया, और उसके अंदर फिर एक आंसर की का क्वेश्चन जो है वो राइज हुआ कि कुछ सेट्स की आंसर की के अंदर कुछ आंसर्स, कुछ जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर गलत था, और ये जो इवैल्यूएशन है वो उस गलत आंसर की के साथ हुई है, और इन आंसर की को करेक्ट करके रिज़ल्ट को रिवाइज़ किया जाए। सो हाई कोर्ट की डायरेक्शंस के बाद एचएसएससी को जो 2 मंथ्स का टाइम दिया गया था उसके अंदर एचएसएससी ने सारी प्रोसेस को दोबारा किया और आंसर की को करेक्ट करके रिवाइज रिजल्ट जो है वो प्रिपेयर किया। सो फ्रेंड्स, 25/4/2022 का जो ऑर्डर है 25 अप्रैल 2022 अमित कुमार के केस के अंदर रिजल्ट को रिवाइज करने का ऑर्डर हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था। उसके अंदर पैरा नंबर 11 और पैरा नंबर 18, ये दो इम्पोर्टेंट पैराज हैं, जहां पैरा नंबर 11 ये कह रहा है कि जो रीसिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो कंटिन्यू इन सर्विस रहेंगे, और पैरा नंबर 18 के अंदर ये कहा गया है कि इस रिवाइज रिजल्ट के साथ जो रीवेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की जो प्रोसेस है सभी कैंडिडेट्स की, और जो अदर प्रोसेसेस हैं वो सारी प्रोसेसेस कंप्लीट करके और इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट किया जाएगा। अकॉर्डिंगली एचएसएससी ने रिवाइज रिजल्ट प्रिपेयर किया, और रिवाइज रिजल्ट के अंदर 3-4 कैटेगरीज जो है वो कैंडिडेट्स की क्रिएट हुई। पहली कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स वो है जो कि पहले 2020 का जो रिज़ल्ट था उसके अंदर भी जिनकी सिलेक्शन हुई, और 2022 के रिज़ल्ट के अंदर भी जिनकी सिलेक्शन हो गई दोबारा, वो मेरिटोरियस रहे। दूसरी कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स वो हैं जो पहले सिलेक्टेड थे लेकिन रिवाइज रिजल्ट के अंदर जो आंसर की करेक्ट करके जो एवेल्युएशन की गई उसकी वजह से वो मेरिट से बाहर हो गए, और वो मेरिट के अंदर नहीं आ पाए। और ऐसे कैंडिडेट्स ने जो पिटीशन फाइल की जिन ग्राउंड्स के ऊपर कि उसके अंदर उनकी कोई मिस्टेक नहीं थी और वो इतने समय से अपनी पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो एक तरीके से उनका क्या राइट क्रिएट हुआ वो क्वेश्चन हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है, और हाई कोर्ट ने उनके रिलीविंग के ऊपर स्टे दिया हुआ है। जो थर्ड कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स रहे वो रहे जो पहले सिलेक्टेड नहीं थे लेकिन रिवाइज रिजल्ट के अंदर इवैल्यूएशन में उनको मार्क्स मिले और वो मेरिटोरियस बने, और रिवाइज रिजल्ट के अंदर उनका नाम आया। सो मेनली ये 3 कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स रहे, और एचएसएससी ने जो ऑर्डर दिया कैंडिडेट्स को रिलीव करने का, उसके तहत अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने कैंडिडेट्स को, एम्प्लॉयज़ को रिलीव करना स्टार्ट कर दिया, और उन्हें फ्रेश ज्वाइनिंग लेटर्स जो है, फ्रेश अपॉइंटमेंट्स जो है वो न्यू अलोकेटेड डिपार्टमेंट्स के अंदर दी गई। सो फ्रेंड्स, यहाँ से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती हैं। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम एडवोकेट विकास कुमार सांगवान। आई एम ए प्रैक्टिसिंग लॉयर एट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। सो इस मैटर के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस अराइज हुई उससे रिलेटेड हमारी कोशिश ये है कि एम्प्लॉयज़ को जो करंट सिचुएशन है, जो डिफरेंट केसेस की, डिफरेंट इश्यूज़ की, उसके बारे में एक कम्प्रीहेंसिव वीडियो जो है वो प्रिपेयर करके आप लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो जो इन केसेस का प्रेजेंट स्टेटस है वो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए। सो फ्रेंड्स, अलोकेशन, जो रीएलोकेशन कैंडिडेट्स की एचएसएससी ने दोबारा की, उससे रिलेटेड इश्यूज़ हैं।
कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको रीएलोकेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद वो अब 4 महीने के करीब रीएलोकेशन को हो चुके हैं। सो वो अब अपने नए स्टेशंस के ऊपर अपनी एडजस्टमेंट्स जैसे कर चुके हैं, तो उन्हें रीएलोकेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो फ्रेश अपॉइंटमेंट उनको दी गई, तो उनका मेन रिलीफ जो प्रेयर है उनकी, वो है कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस के लिए, जो उन्होंने रेंडर की है अपने प्रीवियस डिपार्टमेंट के अंदर या सेम डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट लोकेशन के अंदर। अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनको सेम डिपार्टमेंट और सेम लोकेशन जो है वो अलॉट हो गई हैं, उनको उन केसेस में उनको रिलीव नहीं किया गया है। तो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको कोई इशू नहीं है, ऐसे वेरी फ्यू कैंडिडेट्स हैं। और इस रिलीविंग और रीज्वाइनिंग की प्रोसेस के अंदर कुछ गैप पीरियड भी क्रिएट हुआ है। तो गैप पीरियड को टोटल सर्विस के अंदर काउंट करने की जो प्रेयर है, जो रिक्वेस्ट है, और साथ में उस पीरियड की सैलरी के लिए, क्योंकि हाई कोर्ट ने आभास रोहिल्ला के केस के अंदर और तरुण के केस के अंदर यह कहा है कि ये रीएलोकेशन जो है इट शुड बी ट्रीटेड लाइक अ ट्रांसफ़र। सो ट्रांसफ़र के अंदर जब भी रिलीविंग या रीज्वाइनिंग होती है, तो जो पीरियड गैप पीरियड बनता है उसकी सैलरी प्लस उसको कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस के अंदर उस पीरियड को काउंट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, इसके साथ जो इश्यूज़ हैं, ये 3 इश्यूज़ रहे, रीएलोकेशन, कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस और जो गैप पीरियड क्रिएट हुआ। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी आ गई, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि जो कैंडिडेट मेरिटोरियस नहीं रहे रिवाइज रिजल्ट के अंदर, उन्होंने अपना राइट जो है उस पोस्ट के ऊपर क्लेम किया और हाई कोर्ट ने उन केसेस के अंदर उन कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग स्टे जो है वो इशू किया हुआ है कि उनकी रिलीविंग ना की जाए। इसकी वजह से जो रीसिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जिनको डिपार्टमेंट्स फ्रेशली अलॉट हुए हैं, या जो फ्रेशली सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो पहले सिलेक्टेड नहीं थे लेकिन अब सिलेक्ट हुए हैं, और उनको जो डिपार्टमेंट्स अलॉट हुए, जब वो अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर ज्वाइनिंग के लिए गए, तो वहाँ उनको ये बताया गया है कि पहले के जो कैंडिडेट्स, जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, उनकी रिलीविंग जो है वो नहीं हो पा रही है, और इस वजह से उनके पास कोई उस वैकेंसी से रिलेटेड सीट नहीं है, इसलिए उनको ज्वाइन नहीं करवाया जा सकता। सो कुछ कैंडिडेट्स का जो इशू है वो ज्वाइनिंग से रिलेटेड है। फिर जो रीअलोकेशन से जो खुश नहीं है, जो अपना प्रीवियस डिपार्टमेंट या प्रीवियस स्टेशन, या जिनको अब रीअलोकेशन के अंदर प्रेफर्ड डिपार्टमेंट मेरिट के हिसाब से अलॉट नहीं किया गया है, उन सभी कैंडिडेट्स की ग्रीवियंस यह है कि रीअलोकेशन को देखा जाए, क्या रीअलोकेशन ज़रूरी है। 25/4/2022 का जो ऑर्डर हुआ था, ये जो सारी लिटिगेशन जो स्टार्ट हुई और जब अमित कुमार के केस के डिसीजन तक ये बात पहुंची, उस स्टेज के ऊपर जो भी काउंसल्स उन मैटर को डील कर रहे थे, वहाँ रिक्वायरमेंट यह थी कि पैरा नंबर 11 और पैरा नंबर 18 की जो क्लैरिफिकेशन है वो कोर्ट से मांगी जाती या उसके खिलाफ अपील में जाया जाता, जो कि नहीं हो पाया। कैंडिडेट्स का यह मानना था कि HSSC मिनिमम डिस्टर्बेंस के साथ इन सभी रीअलोकेशंस को हैंडल करेगा, और उसके अंदर सबसे बेटर तरीका यही था कि जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी अपनी जगह पर वर्क कर रहे थे उनको वहाँ वर्क करना, कंटिन्यू वर्क करने दिया जाता, और उन्हें रिलीव करने की या फ्रेश स्टेशंस अलॉट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जब किया जाता है, HSSC के द्वारा भी जब ये डिसीजन किया गया, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का जो पॉइंट है उसके ऊपर बिल्कुल भी गौर नहीं किया गया। दूसरी बात यह है कि जब पैरा नंबर 18 के अंदर हाई कोर्ट ने यह बात कही कि जो रिवाइज रिजल्ट होगा उसके अंदर सारी प्रोसेस दोबारा होगी, इंक्लूडिंग द रीवेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ सोचने वाली बात ये है कि क्या इसकी वाकई में रिक्वायरमेंट थी, क्या एक बड़ी डिस्टर्बेंस को रोका जा सकता था। और उसके अंदर आंसर यही आएगा कि बिल्कुल रोका जा सकता था। और हाई कोर्ट के इस ऑर्डर की क्लैरिफिकेशन जब रिलीविंग स्टार्ट हुई, तो उन रिलीविंग्स को या रीअलोकेशन को क्वेश्चन करने की बजाय इस रिक्वायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन किया जाता है कि पैरा नंबर 18 के अंदर जो रीवेरिफिकेशन और अदर प्रोसेस की बात जो दोबारा कही गई है, क्या उसकी वाकई के अंदर कोई रिक्वायरमेंट है। और यह चीज़ अभी भी कोर्ट के सामने चैलेंज नहीं है। एक कंटेम्प्ट पिटीशन जो है वो कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा अब रिसेंटली फाइल की गई है, जो कि 2 नवंबर के मैटर के साथ, जो जगदीश एंड अदर्स, निशा एंड अदर्स, ये जो मैटर्स 280 नंबर के ऊपर जो लिस्टेड थे अभी 2 नवंबर को,
उस दिन उन मैटर्स के साथ ही उसे ज्वाइन करवा दिया गया है। तो अब इन केसेस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट लिटिगेशंस कौन सी हैं जो कैंडिडेट्स, देखिए कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो इनिशिएटिव लेते हैं, कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो बाद में ज्वाइन करते हैं, और कुछ कैंडिडेट्स, कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो वेट एंड वॉच की सिचुएशन के अंदर हैं कि लेटर से जो भी होगा, जिस तरीके से भी इफेक्ट होगा, हम लेटर ऑन अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम अपना लीगल एक्शन लेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस से लगभग हर कैंडिडेट इफेक्टेड है, सिर्फ उन कैंडिडेट्स को छोड़कर जिनकी रिलीविंग नहीं हुई और वो अपने स्टेशन के ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं, उनकी कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस के अंदर किसी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस नहीं आई है। लेकिन जिन कैंडिडेट्स को अपने प्रीवियस डिपार्टमेंट से रिलीव किया गया और जिनको फ्रेश अपॉइंटमेंट दी गई, इसके पीरियड के अंदर जो ड्यूरेशन रही है, जो आई एम सॉरी, मैं यहाँ पर करेक्ट करना चाहूँगा कि जिन कैंडिडेट्स ने उन्हीं डिपार्टमेंट्स के अंदर हैं जो कैंडिडेट्स, उन्हें भी कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस का बेनिफिट कुछ कैंडिडेट्स को नहीं दिया गया, कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर दिया गया है, कुछ को नहीं दिया गया। सो मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स वो हैं जिनको कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस का बेनिफिट नहीं दिया गया। सो इससे रिलेटेड जो 2 नवंबर को जो केस था, जैसा कि 1 नवंबर के आसपास से हाई कोर्ट के अंदर किसी मुद्दे को लेकर वर्क सस्पेंड है, लाइक अ काइंड ऑफ अ स्ट्राइक, जहां पर कोर्ट के अंदर काम नहीं हो पाया। तो 2 नवंबर को जो मैटर लगा था, अब वो 19 दिसंबर के लिए मैटर लिस्टेड है। एक मैटर 31 ऑफ अक्टूबर को निशा एंड अदर्स के नाम से लगा था। उसके अंदर जो रिलीफ मांगा गया है 66 पैटिशनर्स के द्वारा, जो हमारे ऑफिस के द्वारा फाइल्ड मैटर है, उसके अंदर जो रिलीफ है वो है कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस के लिए प्लस गैप पीरियड के लिए। सो उस मैटर को भी 2 नवंबर के मैटर 2 नवंबर के मैटर के साथ अटैच किया गया, और वो मैटर भी अब 19 दिसंबर के लिए लिस्टेड है। इसके अलावा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो मेरिट के अंदर दोबारा सिलेक्ट नहीं हुए और जिनकी रिलीविंग के ऊपर स्टे है, उस मैटर की डेट 7 ऑफ दिसंबर के लिए है उसके हेयरिंग। सो वो मैटर उन कैंडिडेट्स को इफ़ेक्ट करता है जिनका ज्वाइनिंग का इशू है, या तो जिनको ज्वाइनिंग के लिए स्टेशन रीअलॉट किया गया था और वो अपने स्टेशंस के ऊपर जब ज्वाइनिंग के लिए गए तो उन्हें बताया गया है कि जो प्रीवियसली वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिलीव नहीं किया जा सका है, इसकी वजह से उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती। सो एक तरफ तो वो कैंडिडेट्स हैं जो कि मेरिटोरियस नहीं हैं, पहले काम कर रहे थे और अब वो कंटिन्यू इन सर्विस हैं और अपनी सैलरीज रेगुलर प्राप्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो कैंडिडेट हैं जो कि मेरिट के अंदर रीसिलेक्टेड हैं, पहले काम कर रहे थे लेकिन अब उनको ज्वाइनिंग के अंदर रीएलोकेशन के अंदर दूसरा स्टेशन दिया गया, और अब वो जब वो ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं वहाँ उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। तो जो स्टे है, अगर कोई भी कैंडिडेट, कोई भी एम्प्लॉय अगर ज्वाइनिंग से रिलेटेड इशू अगर कोर्ट के अंदर फाइल कर रहा है अपना इशू कि उसे ज्वाइनिंग के जो ऑर्डर्स हैं वो एचएसएससी को दिए जाएं और उनकी ज्वाइनिंग करवाई जाए, तो उनका भी गैप पीरियड क्रिएट हो रहा है। तो देखिए, ये जो नेचर ऑफ गैप पीरियड है, एक तो उनके लिए जो सिर्फ रिलीविंग और ज्वाइनिंग के बीच का जिनका गैप पीरियड है, मे बी 14 डेज, 15 डेज, 5 डेज, 4 डेज, डिफरेंट पीरियड है। एक दूसरे उन कैंडिडेट्स का गैप पीरियड जिनको जो रीअलोकेटेड स्टेशंस हैं, जो मेरिटोरियस हैं और रीअलोकेटेड स्टेशंस के अंदर उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है क्योंकि पहले वाले कैंडिडेट्स से रिलीव नहीं हुए हैं। सो उन कैंडिडेट्स का गैप पीरियड अलग है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 नवंबर का जो मैटर है जो 19 दिसंबर के लिए अब लिस्टेड है, उसके अंदर जो मेन इश्यूज़ इन्वॉल्व हैं, जिन कैंडिडेट्स का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, वो इश्यूज़ हैं नंबर 1 रीएलोकेशन, कि क्या रीएलोकेशन होनी चाहिए थी, क्या कैंडिडेट से दोबारा प्रेफरेंस मांगकर उन्हें स्टेशंस रीएलोकेट करना 25/4/2022 का जो अमित कुमार का ऑर्डर है उसके पैरा नंबर 18 के अनुसार है। दूसरी बात, इस प्रोसेस के अंदर क्या उनकी रिलीविंग और फ्रेश अपॉइंटमेंट होनी चाहिए थी या पैरा नंबर 11 के हिसाब से कंटिन्यू इन सर्विस उनको रहने देना चाहिए था। और कंटिन्यू इन सर्विस का क्या मतलब है? क्या कंटिन्यू इन सर्विस का मतलब ये माना जाए कि जहाँ जिस पोस्ट पर, जगह पर वो काम कर रहे थे, पोस्ट ऑब्वियसली सबकी क्लर्क है, तो जो कैंडिडेट जिस स्टेशन पर जिस जगह पे काम कर रहे थे उन्हें वहीं कंटिन्यू रहने दिया जाता।
तो ये इश्यूज जो हैं इसके इस मैटर के अंदर रीएलोकेशन से रिलेटेड, फिर देखिए जब रीएलोकेशन हुई उस वक्त के ऊपर जो रीसिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो लगभग 3700 या 3800 के करीब कैंडिडेट्स हैं। इतने कैंडिडेट्स को रीएलोकेट किया गया, उनके स्टेशंस को चेंज किया गया। तो यह जो एक बड़े वे के अंदर जो हार्डशिप कॉज हुई उन एम्प्लॉयज़ के अंदर, सो वो इशू रिलेट करता है पैरा नंबर 18 से। सो उसके अंदर कैंडिडेट्स ने जो स्टेप लिए, जिन्होंने इनिशिएटिव लिए लिटिगेशन के, उनके जो स्टेप्स थे वो थे रीएलोकेशन को कैंसिल करना और उनकी रिलीविंग को कैंसिल करना। जबकि ये सारी प्रक्रिया पैरा नंबर 18 के अनुसार हुई, तो इसके अंदर पैरा नंबर 18 को चैलेंज करना, दैट वाज द मेन रिक्वायरमेंट एट दैट टाइम एंड दैट हैज़ नॉट बीन डन टिल नाउ। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी एडवोकेट हैं, जो कैंडिडेट या एम्प्लॉय किसी भी एडवोकेट के साथ गाइडेंस या डिस्कशंस के लिए मिलते हैं, तो कोई भी एडवोकेट अगर किसी भी एक्शन के लिए गाइड करता है तो वो कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाइड करता है। अब जिनकी कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस का या गैप पीरियड का जिनका इशू है, वो अपनी अगर रीएलोकेशन से खुश हैं और जिन्हें रीएलोकेशन से रिलेटेड कोई मैटर, कोई इशू नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपनी लिटिगेशन के अंदर रीएलोकेशन को चैलेंज नहीं करेंगे। जिनको रीएलोकेशन से प्रॉब्लम है लेकिन जिनका गैप पीरियड नहीं है और जिनका कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस जो है उसका बेनिफिट जिनको उसी स्टेशन के ऊपर मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपनी रीएलोकेशन को ही चैलेंज करेंगे, वो दूसरे पॉइंट्स को चैलेंज नहीं करेंगे। इन अलग अलग पॉइंट्स को इकट्ठा करके जो अलग अलग लिटिगेशन है उसको 19 दिसंबर के केस के साथ में सबको अटैच किया गया है। और जो मेन मुद्दे जो डिसाइड होंगे 19 दिसंबर के केस के अंदर, वो मुद्दे होंगे नंबर 1 रीएलोकेशन, क्या रीएलोकेशन होनी चाहिए थी। नंबर 2 रिलीविंग, क्या कैंडिडेट्स की रिलीविंग जो है वो कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस को इफ़ेक्ट कर रही है, क्या वो पैरा नंबर 11 की कंप्लायंस में है या पैरा नंबर 11 की कंप्लायंस पैरा नंबर 18 की कंप्लायंस के साथ होगी। थर्ड जो है वो है कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस उस पीरियड को काउंट करने के लिए जो कि उन्होंने प्री रिवाइज रिजल्ट में जो उनकी ज्वाइनिंग हुई थी तब से लेकर अब तक उन्होंने अपने प्रीवियस डिपार्टमेंट के अंदर सर्व किया है। और इसके साथ ही जो इशू है वो है गैप पीरियड का। तो ये सारे इश्यूज 19 दिसंबर की लिटिगेशन के साथ डिसाइड होंगे। लेकिन यहाँ अगर ये देखा जाए कि क्या कोई कॉमन ऑर्डर हर कैंडिडेट के लिए आएगा, क्या किस तरीके का कॉमन ऑर्डर आएगा, क्या जो कैंडिडेट्स वेट एंड वॉच कर रहे हैं, जो किसी लिटिगेशन को ज्वाइन नहीं किया है, जिन्होंने अपनी इशू से रिलेटेड, क्या उनको उसका बेनिफिट मिल पाएगा। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इशू ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अगर डिसीजन दिया जाएगा तो वो ऑब्वियसली एंड ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को इफ़ेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल रीएलोकेशन एंड रिलीविंग। अगर रीएलोकेशन और रिलीविंग को पैरा नंबर 18 के हिसाब से अगर ज़रूरी नहीं माना जाएगा और कोर्ट अगर किसी भी वे में रीएलोकेशन को कैंसिल करती है कि यह ज़रूरी प्रक्रिया नहीं थी, इतने बड़े लेवल के ऊपर इतने कैंडिडेट्स को डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं था, जो रीसिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनको उन्हीं के स्टेशंस के ऊपर काम करने देना चाहिए था, और जो फ्रेशली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनको उनकी जगह के ऊपर ज्वाइन करवा देना चाहिए था, जो कि रिवाइज रिजल्ट के अंदर मेरिटोरियस नहीं है और जिनको अब नौकरी से हटना है। उन कैंडिडेट्स को स्टे देकर हाई कोर्ट ने इक्विटी का जो प्रिंसिपल है कंपैरिजन टू उन कैंडिडेट्स के कि जो रीसिलेक्टेड हैं, मेरिटोरियस हैं, लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, नहीं मिल पा रही है, इस वजह से क्योंकि पहले वाले कैंडिडेट्स को रिलीव नहीं कर पाया है डिपार्टमेंट या जो है गवर्नमेंट हाई कोर्ट के स्टे की वजह से। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिन कैंडिडेट्स को रीअलोकेट हुए हैं वो स्टेशंस, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएंगी। अब वो कैंडिडेट्स तो वो हैं जो मेरिटोरियस हैं, जो ऑलरेडी वर्किंग थे, जिनको अब सैलरी नहीं मिल पा रही है, जिनको रीअलोकेट भी कर दिया गया है, जो इस कन्फ्यूजन के अंदर हैं कि क्या उन्हें उस स्टेशन के ऊपर ज्वाइनिंग मिल पाएगी, जो अपने प्रीवियस स्टेशंस के ऊपर ऑलरेडी सेटल्ड हैं, वो वहाँ पर अपने एक्सपेंसेस बियर कर रहे हैं, वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमें अब इस स्टेशन के ऊपर रहना है या उस स्टेशन के ऊपर रहना है।
तो ये नंबर ऑफ़ वो कैंडिडेट्स हैं जो मेरिटोरियस भी हैं, जो रीसिलेक्टेड भी हैं, जिनको डिपार्टमेंट भी अलॉट किया जा चुका है, लेकिन उनको उन कैंडिडेट्स की वजह से ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है जो कि जिनकी रिलीविंग के ऊपर हाई कोर्ट के द्वारा स्टे है। अब वो कैंडिडेट्स भी, अगर उन कैंडिडेट्स की भी ग्रीवियंस को देखा जाए जो कि दोबारा मेरिटोरियस रिवाइज लिस्ट के अंदर नहीं बन पाए, क्योंकि आंसर की जो करेक्ट हुई उसकी वजह से उनके मार्क्स रिड्यूस हुए और वो मेरिटोरियस नहीं बन पाए। सो वो कैंडिडेट्स नियरली अबाउट 2 इयर्स से अपने डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे थे। उनकी अलग अलग जो ड्यूरिंग द इन द मीन टाइम जो अलग अलग वैकेंसीज़ या अलग अलग पोस्ट गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश की गई, एडवर्टाइजमेंट की गई, जिनके अंदर वो इंटरेस्टेड हो सकते थे, अगर उनकी सिलेक्शन नहीं हुई होती, अगर वो ज्वाइन नहीं होते, तो वो अलग अलग जगह के ऊपर अपनी प्रिपरेशन जो है उसको कंटिन्यू रखते, अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए वो अपीयर होते और कहीं ना कहीं उनकी सिलेक्शन हो जाती। अब एचएससीसी की गलती की वजह से उनका जो वो गोल्डन टाइम पीरियड था वो निकल चुका है। अलग अलग कैंडिडेट्स ने जो जॉब्स ज्वाइन की हैं उसके हिसाब से उनकी सोशल सिचुएशंस और जो इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं वो इफ़ेक्ट हो चुकी हैं, वो चेंज हो चुकी हैं, और एकदम उनको नौकरी से निकालना, तो दैट विल बी अ वेरी हार्डशिप, वेरी बिग हार्डशिप ऑन दोज कैंडिडेट्स। तो उनको किसी न किसी तरीके का रिलीफ, आइदर दैट में बी अ कंपनसेटरी रिलीफ, दैट में बी अ रिलीफ ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ एज और समथिंग टाइम पीरियड, इस तरीके का कोई भी रिलीफ कोर्ट उनके लिए अगर डिराइव करती है तो उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन उनके लिए कोई भी रिलीफ कोर्ट देगी, हमें यह मानकर चलना चाहिए कि ये जो 4858 सीट हैं जो एडवर्टाइज हुई थी, अब रिवाइज रिजल्ट के बाद वो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स नहीं हैं, एंड दैट इज़ अ फैक्ट। तो उनका कोई भी राइट हो सकता है, लेकिन 4858 सीटों के अंदर उनका राइट नहीं हो सकता। अगर हार्डशिप इज़ टू बिग, कोर्ट को अगर लगता है कि ये हार्डशिप जो है इट विल बी इफेक्टिंग नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एडवर्सली, तो चाहे कोई भी रिलीफ दिया जाए, चाहे टेम्प्रेरी पोस्ट क्रिएट की जाए, चाहे स्पेशल पोस्ट क्रिएट की जाए, किसी भी तरीके की डायरेक्शंस दी जाएं, लेकिन ये जो 4858 सीटें जो एडवर्टाइज हुई थी इसके अंदर उनका राइट नहीं है, क्योंकि जो रीसेलेक्टेड मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं या जो फ्रेशली सिलेक्टेड मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं, उनके कंपैरिजन में अंदर अगर इक्विटी को देखा जाए तो वो इक्विटी उन कैंडिडेट्स के फेवर में है जो मेरिटोरियस, रीसेलेक्टेड या फ्रेशली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। सो यहाँ ये जो क्वेश्चन है, ये 7 दिसंबर को जो केस आ रहा है, जो बंच मैटर है इससे रिलेटेड, वहाँ पर इस क्वेश्चन को हाई कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन जो 1 नवंबर से जो वर्क सस्पेंड जो चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर, 7 के लिए भी नोटिस आ चुका है कि 7 को हाई कोर्ट का वर्क सस्पेंड रहेगा। So obviously in these circumstances it seems that the matter will be adjourned to a further date, और वो फर्दर डेट दिसंबर की या कोई भी रहेगी उसका हमें 7 दिसंबर को पता चल पाएगा। फ्रेंड्स, जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं वो अगर अपनी ज्वाइनिंग के लिए ही केस फाइल करते हैं, फॉर एग्जांपल वो अपनी ज्वाइनिंग के लिए CWP फाइल करते हैं क्योंकि वो मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं, उनको स्टेशन अलॉट किया जा चुका है, और लेकिन उनको स्टेशन के अंदर ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जैसे फॉर एग्जांपल उन्हें स्टेशन अलॉट किया गया, जब वो अपने स्टेशन के अंदर हैफेड वगैरह के अंदर जब वो ज्वाइन करने के लिए गए तो वहाँ उन्हें ये बताया गया कि उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो 10+2 नहीं है, वो ग्रेजुएशन है। सो वो उन्हीं कैंडिडेट्स को ज्वाइन करवाएंगे जिनकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है। सो उन कैंडिडेट्स को भी ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। वो कैंडिडेट्स भी अगर अपनी ज्वाइनिंग के लिए केस फाइल करते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि जो स्टे जो रिलीविंग के ऊपर है उसे वैकेट करवाना बहुत ज़रूरी है। सो जब तक वो स्टे वैकेट नहीं होगा तब तक उनको रिलीव नहीं किया जाएगा और वो सीटें वैकेंट नहीं होंगी जहां पर आपकी ज्वाइनिंग करवानी है। कुछ डिपार्टमेंट्स, कुछ स्टेशंस के अंदर सीट्स अभी भी वैकेंट हैं। कोर्ट के ऑर्डर्स के अनुसार ज्वाइनिंग की प्रोसेस चल रही है।
अब कुछ सीटें होल्ड के ऊपर की गई थी, कुछ रीवेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ कैंडिडेट्स के बायोमेट्रिक्स जो हैं वो मैच नहीं हो पाए थे। उन बायोमेट्रिक्स की जब उन्होंने दोबारा से अपने सैंपल्स दिए, उस सैंपल के अंदर उनकी बायोमेट्रिक्स की रीवेरिफिकेशन दोबारा हुई है और पॉजिटिव उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है। और वो कैंडिडेट भी अब अपने स्टेशंस की अलॉटमेंट के लिए, स्टेशन की एलोकेशन के लिए एचएसएससी को अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी ये प्रोसेस इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, जहाँ पर कि ये रीएलोकेशन, रिलीविंग, कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस, गैप पीरियड को काउंट करना, प्रेफरेंसेस को अलॉट मेरिट के हिसाब से ना होना कई कैंडिडेट्स के अंदर, कुछ स्टेशंस ऐसे हैं, कुछ अलोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पर मोर मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को प्रेफर्ड लोकेशंस नहीं दी गई और उनसे जो लेस मेरिटोरियस कैंडिडेट थे उनको वो लोकेशंस अलॉट हुई हैं। सो वहाँ पर ये चीज़ आती है कि जो रीलोकेशन ऑफ स्टेशंस एचएसएससी ने की है वो भी उन्होंने आर्बिट्रेरी एंड डिस्क्रिमिनेटरी मैनर के अंदर पिक एंड चूज पॉलिसी के तहत की है और वहाँ मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को अपने प्रेफर्ड स्टेशन से महरूम रखा गया है। सो कुछ कैंडिडेट्स ने इन चीज़ों से रिलेटेड भी केसेस फाइल किए हैं। कुछ कैटेगरीज से रिलेटेड हैं जहां कैटेगरी का बेनिफिट उनको मिलना चाहिए था, लेकिन रीएलोकेशन ऑफ स्टेशंस के अंदर उन्हें जनरल कैटेगरी के अंदर जो है उन्हें स्टेशंस को अलोकेट कर दिया गया। इसकी वजह से जो जिन कैंडिडेट्स के कम मार्क्स हैं और जो उसी कैटेगरी के अंदर हैं उन्हें बेटर एंड प्रेफर्ड स्टेशन है वो उन्हें दिया गया है। सो ये जो लिटिगेशंस हैं ये 19 दिसंबर के मैटर से और जो रिलीविंग के ऊपर स्टे का जो मैटर है उससे इनका रिलेशन नहीं है। यहाँ कैंडिडेट्स जो हैं अपनी इंडिविजुअल रिलीफ के लिए केसेस फाइल कर सकते हैं। अब कॉन्टिन्यूटी ऑफ सर्विस और रीअलोकेशन से रिलेटेड कॉमन ऑर्डर की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर अगर डिसीजन आएगा तो वो कॉमनली सबको इफ़ेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर रीअलोकेशन और रिलीविंग के ऊपर हाई कोर्ट का कोई भी ऑर्डर अगर आता है तो वो कॉमन ऑर्डर होगा, वो पूरी रीअलोकेशन की जो प्रोसेस हुई है उसके क्वेश्चन को रिजॉल्व करेगा। लेकिन अगर हम क्वांटिटी ऑफ सर्विस की अगर बात करें 19 दिसंबर के अंदर का जो मैटर है उसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया रीएलोकेशन, रिलीविंग, कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस और गैप पीरियड, इन 4 पॉइंट्स के ऊपर डिसीजन आएगा। इसके अंदर रीएलोकेशन के ऊपर कोई भी डिसीजन आएगा तो वो सबको इफ़ेक्ट करेगा और वो कॉमन ऑर्डर एक तरीके से सबके ऊपर अप्लाई होगा। दूसरा, इसके ऊपर अगर कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस ऑफ प्रीवियस पीरियड की अगर बात आएगी जो कि रीएलोकेशन से पहले के डिपार्टमेंट के अंदर आप लोगों ने सर्व की है, उसके ऊपर भी हम ये मान के चलें कि कॉमन ऑर्डर जो भी आएगा वो हर कैंडिडेट को इफ़ेक्ट करेगा। लेकिन कई बार लैंग्वेज के अंदर कॉमन ऑर्डर आने के बावजूद भी डिपार्टमेंट जो है वो ये क्वेश्चन रेज करता है कि जिस पेटिशन के अंदर ये ऑर्डर आया है क्या आप उसके अंदर पार्टी थे। सो एट द लेटर स्टेज आपको अगर इन चीज़ों की वजह से कंपेल होना पड़े कि आपको उस वक्त अपना इंडिविजुअल केस फाइल करके और अपने पर्टिकुलर ऑर्डर्स जो हैं वो कोर्ट से लेने पड़े, सो दैट विल बी अ टायरिंग प्रोसेस। तो इस स्टेज के ऊपर अगर आप ग्रुप के अंदर पेटिशंस डाल के इन इश्यूज़ के साथ अगर पार्टी बनकर उस पेटिशन के अंदर अगर आप पार्टी बनकर अपना पर्टिकुलर ऑर्डर अगर लेना चाहते हैं ताकि लेटर स्टेज के अंदर आपको प्रॉब्लम ना आए, तो आज की डेट के अंदर आप ग्रुप्स के अंदर अपनी पेटिशंस फाइल कर सकते हैं, जहाँ पे उसका बेनिफिट ये रहेगा कि एक तो टाइमली आपको जो भी ऑर्डर होगा वो टाइमली आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। लेटर ऑन आपको इन क्वेश्चंस का जवाब नहीं देना पड़ेगा कि क्या ये पर्टिकुलर आपसे रिलेटेड है ये ऑर्डर या आपके इशू से रिलेटेड नहीं है, या फिर अगर एचएसएससी जिस तरीके से एक्ट करता है उस वक्त अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है कि एचएसएससी कहता है कि आप इस पर्टिकुलर केस के अंदर पार्टी हो ही नहीं कहीं पर, तो ये चीज़ आपके ऊपर अप्लाई नहीं है। दूसरी बात, अगर रीएलोकेशन और कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस के पॉइंट के ऊपर अगर कॉमन ऑर्डर की बात मान भी लें तो जो गैप पीरियड का जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कॉमन ऑर्डर को अप्लाई करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनके गैप पीरियड नहीं है, कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका गैप पीरियड
मिनिमम है, कोई 5 डेज़ है, कोई 7 डेज़ है, कुछ 30 डेज़ तक भी हैं। ये वो कैंडिडेट्स हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, लगभग 700-800 के करीब कैंडिडेट्स हैं जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। आप ये देख के चलिए कि उनका गैप पीरियड लगभग 4 मंथ से ज़्यादा का हो चुका है। सो वो कैंडिडेट्स, इस केस के अंदर पेटिशनर्स भी, इन केसेस के अंदर पेटिशनर्स भी नहीं हैं, सिमिलर कैंडिडेट्स भी नहीं हैं। सो उन कैंडिडेट्स को अपने रिलीफ के लिए अपनी पेटिशंस इंडिविजुअली फाइल करनी ही होंगी। या जो गैप पीरियड जिन कैंडिडेट्स का है, डिफरेंट डिफरेंट जो गैप पीरियड है, जो उसको अगर आभास रोहिला और जो तरुण के केस की जजमेंट के हिसाब से अगर माने, जिसके अंदर ये कहा गया है कि इस रीएलोकेशन को एज अ ट्रांसफ़र माना जाए, तो उसके हिसाब से जो ट्रांसफ़र के रूल हैं, तो अगर उसके अंदर रिलीविंग और रीज्वाइनिंग के अंदर कोई भी पीरियड का गैप आता है तो उसे कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस ही माना जाएगा और उसकी सैलरी के लिए भी एम्प्लॉय जो है वो एंटाइटल्ड होगा। तो ये जो गैप पीरियड है, इससे रिलेटेड जो कैंडिडेट्स की सिचुएशंस हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं। और इस बंच मैटर के अंदर कोई भी डिसीजन अगर आता है तो वो कॉमन गैप पीरियड के बेनिफिट से रिलेटेड उसको इम्प्लीमेंट कर पाना बेहद मुश्किल होगा। उसके अंदर से ये डिराइव करना कि ये ऑर्डर मुझ पर भी एप्लीकेबल होगा, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स दैट डिपेंड्स अपॉन द लैंग्वेज ऑफ द कोड। सो फ्रेंड्स, इन सारे इश्यूज़ के साथ आप यह भी इसके अंदर देखते हैं कि कुछ कैंडिडेट्स का जो इशू है वो आपका ये इश्यूज़ भी हैं कि जैसे जो कैंडिडेट्स हैं उनको स्टेशन रीअलोकेट किया गया, उन्होंने अपने नए स्टेशन के ऊपर ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन नहीं कर पाए, और उन्होंने एक्सटेंशन जो है वो ली है, ज्वाइनिंग के पीरियड को एक्सटेंड करने की रिक्वेस्ट जो है वो उनकी अलो हुई है, तो वहाँ पर भी एक गैप पीरियड जो है वो अलग से क्रिएट हो रहा है। सो इस तरीके के जो इश्यूज़ हैं, इसके अलावा जो इश्यूज़ हैं, देखिए कुछ इश्यूज़ कैटेगरीज से रिलेटेड हैं, जहाँ पर कुछ इश्यूज़ स्क्राइब से रिलेटेड हैं, जहाँ जिन केसेस के अंदर जो स्क्राइब की क्वालिफ़िकेशन थी उससे हायर क्वालिफाइड जो स्क्राइब है वो लोगों ने यूज़ किए। कुछ रीवेरिफिकेशन और कुछ जो सोशो इकोनॉमिक्स मार्क्स की एंटाइटलमेंट है उससे रिलेटेड कुछ लिटिगेशंस हैं इसके अंदर। तो ये वैरायटी ऑफ लिटिगेशंस हैं जो एचएसएससी की 2019 की जो एडवर्टाइजर नंबर 5 है उससे रिलेटेड हाई कोर्ट्स के अंदर, हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा के अंदर पेंडिंग है। और देखिए मेरी कोशिश रही है कि आज हमने लगभग वो इश्यूज़ जो है वो डिस्कस किए हैं जो कि इस रिक्रूटमेंट के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो वेरियस इश्यूज़ हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग चल रहे हैं। और ये वो इश्यूज़ हैं जो कि एम्प्लॉयज़ ने जो प्रीवियस वीडियो के कमेंट्स के अंदर जो मेंशन की हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन इश्यूज़ के बारे में जो है जो सिचुएशंस है, जो फैक्ट्स हैं, उनकी क्लैरिफिकेशंस जो है वो एम्प्लॉयज़ को मिले और एक प्रॉपर गाइडेंस मिले। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको पर्टिकुलर अगर अपने किसी भी इशू से रिलेटेड कोई क्लैरिफिकेशन या कोई गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे ऑफिस का नंबर जो है वो मेंशन किया गया है, दैट इज़ 7986657694। So it's the number of my office, एडवोकेट विकास कुमार सांगवान एट चंडीगढ़। और मेरे ऑफिस कम रेजिडेंस का जो एड्रेस है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सो किसी भी तरीके की कोई भी गाइडेंस आपकी पर्टिकुलर जो सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ कुछ कॉमन सिचुएशंस हैं कुछ कैंडिडेट्स की, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स की पर्टिकुलर सिचुएशंस हैं जिनको कॉमन सिचुएशंस के साथ हैंडल नहीं किया जा सकता, या अगर आप सिर्फ कॉन्टिन्यूटी ऑफ सर्विस या गैप पीरियड से रिलेटेड रिलीफ के लिए ही एंटाइटल्ड हैं और रीअलोकेशंस या किसी अन्य मुद्दे के साथ आपका कोई, अगर आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और उससे रिलेटेड अगर आप किसी पेटिशन के अंदर अगर कोई ग्रुप पेटिशन अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो उसकी गाइडेंस के लिए भी आप मेरे ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में
मेंशन किया गया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आई रिपीट द नंबर फॉर यू, इट्स 7986657694। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द नवंबर अपडेट। नवंबर के अंदर जो सिचुएशन रहेगी, और ये मैटर अब दिसंबर तक जो है आगे लिंगर ऑन हो रहा है। दूसरी जो एलोकेशन और री एलोकेशन से रिलेटेड अगर हम ये बात करें कि कब तक डिसीजन इसका आएगा, तो डिसीजन के लिए देखिए जो प्रीवियस 2 डेट्स रही है, आई थिंक लास्ट जो सितंबर अक्टूबर की डेट थी, और अब जो ये 2 नवंबर की जो डेट है, इसके अंदर केस जो है वो सुनवाई के लिए आ ही नहीं पाया है। जो मंच मैटर्स हैं सारे, वो एक सीरियल नंबर के ऊपर जो है उनकी सुनवाई के लिए वो मैटर आ ही नहीं पाए। लास्ट डेट के ऊपर रीज़न ये था कि केस का नंबर ही नहीं आ पाया, और अब इस डेट के ऊपर रीज़न यह था कि हाई कोर्ट के अंदर ड्यू टू सम रीजंस बार की तरफ से वर्क सस्पेंड या स्ट्राइक की कॉल जो है वो रही, और हाई कोर्ट में वर्क नहीं हो पाया, तो इसके अंदर 19 दिसंबर की डेट लगी। किसी भी तरीके से अगर हम देखें, जो देखिए जुडिशरी हमारी ओवरबर्डनड है, नंबर ऑफ़ केसेस हैं। अब ये जो पर्टिकुलर भर्ती है, इसके अंदर भी अगर आप देखें तो लगभग 4,500-5,000 के करीब, बल्कि इससे ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं वो किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर इफ़ेक्टेड हैं। और सिविल रेट पेटिशन के अंदर नॉर्मली यही होता है कि जो लोग अपनी पेटिशंस फाइल करते हैं, जो पार्टी होती हैं, वो डायरेक्टली उनको जो भी रिलीफ मिला है वो एक रिप्रेजेंटेशन के साथ अपनी ऑर्डर की कॉपी अपने नाम के साथ अटैच करके अपने डिपार्टमेंट को, और जो गवर्नमेंट है सेक्रेटरी ऑफिस है वहाँ पर सबमिट करवाएं, और डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर आपकी प्रोसेस को ऑर्डर के हिसाब से उसको ऑर्डर को कंप्लाई करता है। जब आप पार्टी नहीं होते हैं किसी केस के अंदर, तो उसके अंदर अनेकों तरीके की समस्याएं आती हैं, जिसके अंदर मेन समस्या यही रहती है कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर ऐसी बात है कि कॉमन ऑर्डर है, कुछ पॉइंट्स के ऊपर ऐसा है कि जहां कॉमन ऑर्डर नहीं है, कुछ कुछ पेटिशनर से रिलेटेड ही वो ऑर्डर है। तो वहाँ यह डिफ्रेंशिएट कर पाना और लीगल टेक्निकल सेंस के अंदर इस बात को डिराइव कर पाना कि यह आपकी पर्टिकुलर फैक्ट्स और आपकी सिचुएशंस के ऊपर भी एप्लीकेबल है। क्योंकि देखिए हाई कोर्ट के सामने जो भी केसेस डील हो रहे हैं, उसके अंदर वो उन पर्टिकुलर कैंडिडेट्स की डिफरेंट सिचुएशंस हैं जो हाई कोर्ट ऑर्डर के अंदर डील करेगी, जो भी ऑर्डर इसके अंदर पास होगा। लेकिन उसके अलावा जो कैंडिडेट्स हाई कोर्ट के सामने नहीं हैं, जिनके फैक्ट्स डिफरेंट हैं, क्योंकि हर कैंडिडेट का पीरियड ऑफ रिलीविंग, रीएलोकेशन प्रोसेस, और जो रीज्वाइनिंग का जो पीरियड है या जो गैप पीरियड है, या किसी को फर्दर ज्वाइनिंग अगर नहीं मिल पा रही है और वो गैप पीरियड कंटिन्यू है, तो इस तरीके के अलग अलग इश्यूज, अलग अलग सिचुएशंस हर कैंडिडेट की अलग अलग हैं। तो इन सिचुएशंस को कॉमन ऑर्डर के अंदर समाहित कर पाना, दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। सो आई वुड सजेस्ट कि जो कैंडिडेट्स कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस या गैप पीरियड के लिए जो ग्रुप के हैं वो अपनी ग्रुप पेटिशंस फाइल कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स के पास बिगर ग्रुप्स नहीं हैं, देखिए ग्रुप के अंदर पेटिशन फाइल करने का जो रीज़न है वो ये है कि एक्सपेंसेस आपके काफ़ी लो हो जाते हैं। एक पेटिशन के अंदर अगर आप 30, 40, 45, 50 के करीब अगर पेटिशनर्स हैं, तो लिटिगेशन कॉस्ट आपकी काफ़ी डाउन आ जाती है। और इससे रिलेटेड कोई भी गाइडेंस या किसी ग्रुप के अंदर आप दूसरी पेटिशन के अंदर आप इन पॉइंट्स के ऊपर अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, सो वी कैन बी हेल्पफुल टू यू। और इसके लिए जैसा कि मैंने आपसे ऑफिस का नंबर ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, और ये डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेंशन्ड है, आप किसी भी गाइडेंस के लिए यू कैन कंटेक्ट माय ऑफिस। सो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू ऑल दी HSSC 4858 एम्प्लॉयज़, plus those employees who have been freshly selected and those employees who have not been reselected in the revised result and they are affected by the relieving process, and they are continuing in the job because of the stay order of the High Court, and all those candidates who have not been allotted stations after the re-verification and biometrics re-verification, या जिनको स्टेशंस अलॉट हुए
और जिनको हायर क्वालिफ़िकेशन ना होने की वजह से दोबारा स्टेशन अलॉटमेंट के लिए एचएसएससी के सामने उनकी रिक्वेस्ट पेंडिंग है, या जिन्हें अदरवाइज़ ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। सो ये सारे इश्यूज़ जिन कैंडिडेट्स के हैं जो पेटिशंस अपनी ज्वाइन करना चाहते हैं या फ्रेश पेटिशंस अपनी फ़ाइल करना चाहते हैं, सो दे कैन रेफ़र दिस वीडियो फॉर द गाइडेंस। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इतने एफ़र्ट से जो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए जो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है, इससे जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं जो इफ़ेक्टेड हैं, जो आपके कंटेक्ट के अंदर हैं, उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करें। एंड एज रिक्वायर्ड इन द यूट्यूब यू कैन लाइक द वीडियो if you think that a useful information has been shared with you. So friend, that's all for this edition. फर्दर अपडेट्स जो भी होंगे वो आपके साथ रिक्वायरमेंट और कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और आपकी कोई भी अगर पर्टिकुलर क्वेरी है तो आप जो नंबर मैंने आपसे शेयर किया है उसके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप अपनी क्वेरी या जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो आपकी प्रॉब्लम है, उससे जो फैक्ट्स हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम के लिए, टिल देन, नमस्कार टू ऑल ऑफ़ यू।